हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती 9th इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं चॅप्टर 3 बेटा मी ऐकतो आहे। यांचे लेखक व पु काडे, ज्यांचं संपूर्ण नाव वसंत पुरुषोत्तम काडे असे आहे। यांचा जन्म 1932 मध्ये झाले होते आणि त्यांची मृत्यू 2001 मध्ये झाले होते। हे प्रसिद्ध कथा लेखक, निबंधकार, नाटककार, कादंबरीकार होते। यांची काही प्रसिद्ध कादंबरी आहे, त्याचे नाव असे ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादी। यांची आकर्षक कथानकते, उद्धवती, निवेदन शैली आणि चटपटीत संवाद यामुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय आहेत। या पाठात अपघातामुळे संगीत सेवेपासून कायमचे दूर झालेले तरीही संगीतावर प्रेम असणारे वडील आणि वडिलांच्या सुखासाठी धडपडणाऱ्या म्हणजेच सतत प्रयत्न करणाऱ्या मुलाचे हृदयस्पर्शी म्हणजे हार्ट टचिंग वर्णन केले आहे। इस पाठ में एक एक्सीडेंट, अपघात मतलब एक्सीडेंट, अपघातामुळे एक्सीडेंट की वजह से संगीत की सेवा से दूर हो गए थे उनके पिताजी, और उनकी खुशी के लिए, सौख्यासाठी, इनकी खुशी के लिए धड़पड़नारा मुलगा, तो उनकी खुशी के लिए दौड़ने वाला उनका जो बच्चा है, उसकी भावना, जो हार्ट टचिंग फीलिंग्स है, उसको इस चैप्टर में लेखक ने व्यक्त किया है। इस पाठ की शुरुआत एक ऑडिटोरियम में हुई है, जहां पर एक कार्यक्रम यानी कि एक कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट प्ले हो रहा है। यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। तीसरी घंटा घणघणली व बाहेरचा संमिश्रित कोलाहल बंद पडला। तीसरी घंटा घणघणली, घणघणली, थर्ड बेल बजी। आप देख रहे थे कि एक ऑडिटोरियम का सीन था, तो ऑडिटोरियम में प्ले स्टार्ट होने से पहले जो बेल बजती है, तो थर्ड बेल बजने पर वह बाहरचा सम्मिश्रित, ऑडिटोरियम में जब तक कि प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बाहर कुछ जो ऑडियंस थे उनकी जो आवाजें हो रही थी वो कोलाहल यानी कि तेज आवाजें, सम्मिश्रित, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है, सभी आपस में चहल पहल कर रहे हैं, तो वह सम्मिश्रित कोलाहल बंद पड़ला। जैसे ही प्रोग्राम की शुरुआत होती है वो मिक्स जो वॉइस था वो बंद हो गया। अब आगे, उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या। अब उगीचच यानी कि यूं ही, बेकार में ही, इकडून तिकडे, इधर उधर, वड़नार्या यहाँ वहां देखने के लिए, माना, माना यानी कि हेड। तो जो ऑडियंस थी, जो अभी तक प्रोग्राम न स्टार्ट होने की वजह से यहाँ वहां इधर उधर देख रहे थे, अब उनका जो सर है, उनका जो हेड है, वो स्टेज की तरफ स्थिर हो गया। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला शुरुआत केली। तो लेखक व पु काडे, इन्होंने कहा कि लोकांचे लक्ष्य, जब लोगों का ध्यान अब हमारी तरफ है ऐसा सोचकर इसकी खातरी करना, मीन्स कंफर्मेशन। तो इस बात की जब कंफर्मेशन हो गई कि अब ऑडियंस आपस में बातें न करके स्टेज की तरफ देख रहे हैं, वाटताच मी गंभीर आवाजात, गंभीर आवाजात म्हणजे धीमा आवाजात, सिरियस टोन, बोलायला सुरुवात केली। सिरियस टोन मध्ये लेखक ने बोलायला सुरुवात केली। सभ्य स्त्री पुरुष हो, तर लेखक असे म्हणतात, सभ्य स्त्री पुरुष हो, माझ्या वादन विद्यालयाचा, हे बघा, वादन विद्यालय, म्युझिक स्कूल हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे। जाहीर कार्यक्रम, कार्यक्रम मीन्स कंसर्न, जो पब्लिक कंसर्न, जाहीर पब्लिक कंसर्न। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। तो
लेखक कहते हैं सभी स्त्री पुरुषों, उस कंसर्न हॉल में बैठे हुए सभी स्त्री पुरुषों से कह रहे हैं कि मेरे इस वादन विद्यालय म्यूजिक स्कूल का ये फर्स्ट ही कंसर्न है और ये मैं आपके चरणों में अपनी कला को सादर कर रहा हूं। इस चीज के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूं। आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा। आप शांति से पूरे कार्यक्रम का आस्वाद यानी कि स्वाद लीजिए, इसका आनंद लीजिए, अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। तो इस तरीके से नम्र विनंती करते हुए लेखक इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत यांचा फील्ड वादनाने होईल। तो लेखक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है शिरीष नाम के एक लड़के, जिसका सरनेम है भागवत, शिरीष भागवत, इनके फील्ड वादनाने होईल। फील्ड ये एक टाइप का इंग्लिश म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम वायलिन कहते हैं। तो वादन यानी कि इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फील्ड यानी कि वायलिन। तो शिरीष भागवत का ये प्रोग्राम है जो वो वायलिन बजा के करने वाले हैं। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला होता। नुकताच, जस्ट ही। तो लेखक कहते हैं कि शिरीष भागवत ये वो स्टूडेंट है जो उनके म्यूजिक स्कूल में कुछ ही दिन पहले सीखने के लिए आया हुआ था। कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे। नवखा मुसाफिर यानी कि नवीन प्रवासी, न्यू स्टूडेंट। कले, इस फील्ड का मतलब म्यूजिक, इस कला का, इस आर्ट के इस फील्ड में ये एक न्यू स्टूडेंट रहा है। हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती। तो लेखक कहते हैं कि इस बात का हमें ध्यान रखना है, ऑडियंस से कह रहे हैं कि इस बात का हमें ध्यान रखना है कि शिरीष भागवत जो वायलिन बजाने जा रहा है ये इस फील्ड में एक न्यू स्टूडेंट है। इस बात को हमें ध्यान में रख के और इसकी होशियारी की यानी कि इसके टैलेंट का हमें कौतुक करना है, कौतुक, तारीफ करना है। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले। इतना बोलते ही मैंने शिरीष की ओर देखा। मला या मुलाची अतिशय भीति वाटत होती। लेखक कहते हैं कि मुझे इस बच्चे की बहुत ही भीति यानी कि डर लग रहा था। खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता। तो लेखक कहते हैं कि सच कहूं तो मुझे मेरे मन से ऐसा लगा कि मुझे शिरीष को ये कार्यक्रम देना ही नहीं था। द्यायचाच नव्हता, देना ही नहीं था। कारण, अब क्यों नहीं देना था? नुकताच शिकायला आलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करेल। नुकताच, अभी अभी, कुछ दिन पहले ही जो स्टूडेंट सीखने के लिए आया था, ये स्टूडेंट मेरे विद्यालय का नाम खराब कर सकता है, इस बात का इनको डाउट था। यहाँ पर इस बात का इन्हें डाउट था, म्हणून मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होते और इसीलिए लेखक उसे ये प्रोग्राम देने के लिए टाल रहे थे। टालना, अवॉइड करना। मी शिरीषकडे पाहिले। त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास, धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। लेखक जब शिरीष की ओर देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही। अवसान, करेज, साहस, ये जो साहस है ये ज्यादा देर, फार वेळ, ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। इस बात की भी जानकारी लेखक को थी। हे मी ओळखून होतो, इसे ओळखना यानी कि पहचान लेना। तो लेखक कहते हैं कि इस बात को मैंने पहचान लिया था कि ये जो आत्मविश्वास शिरीष के चेहरे पर नजर आ रहा है ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। पडद्यावर जाऊन बाहेरच्या श्रोतेवृंद नजरेला पडताच
त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। तो लेखक कहते हैं कि जैसे ही कर्टन ऊपर उठेगा, पर्दा, आपने देखा होगा कि ऑडिटोरियम में जब स्टेज पे प्रोग्राम शुरू होता है तो पर्दा उठता है, तो जैसे ही कर्टन उठेगा तो बाहर के जो ऑडियंस है, श्रोतुविंद ऑडियंस, तो ऑडियंस से जब नजरें मिलेंगी तो उसका ये जो धीर है वो अपने आप छूट जाएगा, यानी कि उसके अंदर से जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है ये कहीं कम पड़ जाएगा। शिरीष ने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। शिरीष का खून, शिरीष यानी कि शिरीष ने इशारा दिया कि आई एम रेडी विद इट, और इस तरीके से लेखक ने पर्दे वाले को इशारा किया और पर्दा फटाफट झरझर फटाफट ऊपर चला गया। फुटलाईटचा झणझणीत प्रकाश डोळ्यांवर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले। फुटलाईटचा झणझणीत, फुटलाइट स्टेज लाइट, स्टेज लाइट का जो तेज प्रकाश था वो उसके आंखों पर पड़ते ही शिरीष ने अपनी आंखें मूंद ली, डोळे मिटून घेतले, आंखें मूंद ली। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जरासी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतेवृंद दिसला आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। तो जब ये प्रकाश की कुछ समय रहने पे, प्रकाश की जब उसकी आंखों को आदत पड़ी, प्रकाश की डोळ्यांना जरासी सवय झाला, मतलब जैसे अचानक से लाइट आई तो उसने आंखें बंद कर ली, मगर जैसे ही वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसका संबंध यानी कि उसका कॉन्टॅक्ट जो है वो ऑडियंस के साथ होता है आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चिलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट, तो उसी वक्त उसके मन में जो चल बिचल यानी कि नर्वसनेस, उसके मन में जो नर्वसनेस थी वो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगती है। तो गडबडून गेला होता, गडबडून यानी कि घबरा गया। हे मी ओळखले, इस बात को लेखक ने पहचान लिया, ओळखना पहचानना। त्याला आता सावरून धरणे, अब उसे सावरून धरणे यानी कि उसे संभालना शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। तो लेखक कहते हैं कि मैं उसका टीचर था और इस नाते ये मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी कि अभी जो स्टूडेंट को घबराहट हो रही है उस घबराहट में मैं उसे संभाल सकूं। मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्यांना खूण केली, तो उसे संभलने के लिए, टाइम देने के लिए लेखक ने तंबोरे वाले को और तबले वाले को इशारा किया। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घूमू लागला, तो तंबोरे वाले को जैसे उन्होंने इशारा किया, तंबोरे जो है तंबोरे वाले ने तंबूरा बजाना शुरू कर दिया और उसका धीरे धीरे से आवाज आना स्टार्ट हो गया। शिशिर ने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले और उसी वक्त शिशिर ने अपनी आंखों को बंद करके किसी की तरफ ध्यान किया, कहीं किसी और ध्यान लगाया ऐसा प्रतीत हुआ। वह पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने नहावून निघाला व हलकेच त्याने सळज लागला। शिशिरने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने नहावून निघाला व हलकेच त्याने सळज लावला, यानी कि अपना जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की। तो जैसे ही उसने किसी की तरफ ध्यान किया तो फिर से उसका चेहरा पहले की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर गया और उसने हल्के से धीरे से अपने वाद्य की शुरुआत की। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले। एक 10 से 12 वर्ष की आयु के लड़के ने शांति से जब अपना वाद्य बजाना शुरू किया तो उसे देखकर लोग शांत बैठे। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। भूप ये एक राग है
और गत यानी की तान लगाया. भूप रागातली तान वाजवायला सुरुवात केली. तेच ते सूर, यही इसका सुर था. मात्रेचा ही फर्क नहीं. उसने जो सुर बजाया उसमें एक भी मात्रा की कहीं पर भी कोई चूक नहीं थी. तो शांतपणे वाजवू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला. लेखक कहते हैं कि वो शांति से बजाने तो लगा वायलिन, पर आज तक जो धक्का मुझे नहीं लगा था वो आज मुझे लग गया, यानी कि शौक. धक्का यानी कि शौक. तो लेखक कहते हैं मुझे बड़ा शौक लगा कि 10-12 साल का ये बच्चा इतनी अच्छी तरीके से वायलिन बजा रहा है, और वो भी उसने इतने कम समय में जिसकी ट्रेनिंग ली थी. कानांवर विश्वास बसेना. लेखक कहते हैं कि मेरे कानों पर मेरा विश्वास नहीं हो रहा था, नजरेवर ही बसेना, और ना ही मेरी आंखों पर यह विश्वास हो रहा था कि मेरे सामने एक 10-12 साल का छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी तरीके से वायलिन बजा सकता है बिना किसी चूक के, बिना किसी गड़बड़ी के. पंच इंद्रिय दगातर देत नाहित ना. तो लेखक को ऐसा लगता है कहीं मेरी पंच इंद्रिया यानी कि मेरे 5 सेंस मुझे दगा यानी कि धोखा तो नहीं दे रहे हैं. असी शंका मनाला साटून गेली. इस तरीके का डाउट उसके मन में आ रहा था. माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तरी त्याच्या मनातही तशी शंका आली असती. तो लेखक कहते हैं मेरी जगह अगर आप होते या कोई और भी होता तो उसके मन में ये डाउट जरूर आया होता. तशी शंका, अशी डाउट जरूर आया होता. तुम्ही जे सांगा. सुमारे 6 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला. तो वो कहते हैं कि आप ही बताइए, लगभग 6 महीने पहले ही शिरीष मेरे स्कूल में आया था. धीटपणे त्याने विचारले. तो अभी फ्लैशबैक में प्रोग्राम स्टेज पे चालू है और ये लेखक हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि शिरीष ने कुछ 6 महीने के ही पीरियड में किस तरीके से मतलब इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करना सीख लिया था. धीटपणे त्याने विचारले. आपणच का पी जनार्दन. तो बहुत ही ढीठपणे से उसने पूछा कि आप ही पी जनार्दन है क्या. मी सुहास्य मुद्रेने. एक छोटे से बच्चे ने इतने फ्रैंकली मुझसे पूछ लिया. ये सोचकर मुझे हंसी आई और उसी मुस्कुराते हुए चेहरे से होय म्हणताच तो म्हणाला. तो हंसते हुए चेहरे से मैंने होय ऐसे हाँ इस तरह से रिप्लाई किया. माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात. तो वो कहता है कि मेरा नाम शिरीष भागवत है और घर में मुझे श्री इस तरह से बुलाते हैं. मला गाण्याची फार आवड आहे और मुझे गाना बहुत ही पसंद है. आवड पसंद. तुला गाण्याची आवड आहे तर. अभी लेखक और शिरीष की जो इंटरैक्शन हो रही है, इस इंटरैक्शन में लेखक कहते हैं तुम्हें गाना पसंद है. तो शिरीष कहता है मुझसे भी ज्यादा मेरे पिताजी को गाना पसंद है. मी शिकलेले फार आवडलेल. अगर मैं गाना सीख लेता हूं तो मेरे पिताजी को बहुत ही पसंद आएगा. त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले. चमत्कारिक, मैजिकल. एक छोटा सा 10-12 साल का बच्चा इस तरीके से फटाफट बहुत ही फ्रैंक वॉइस में रिप्लाई कर रहा है, ये सोचकर लेखक को बहुत ही नया सा ऐसे लग रहा था. वाटू लागले व थोड़ा सा राग ही येऊ लागला और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था इस बात का कि ये बहुत ही धीट है और कुछ भी बोल देता है बहुत ही फटाफट. तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला. मी आपल्याकडे शिकायला येईन. कुछ देर रुककर शिरीष फिर कहता है कि मैं आपके पास म्यूजिक सीखने आऊंगा, पण माझी एक अट आहे. पर मैं आऊंगा तो सही, लेकिन मेरी एक जिद है. अट, जिद. मी शिकायला आलो की रोज माझ्या बरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील.
अब उसकी क्या कंडीशन थी कि जब मैं सीखने आऊंगा तो रोज मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे और जब आपकी क्लास चालू रहेगी उस वक्त वो क्लास में ही बैठेंगे। आता मात्र मला राग आला। अब इस पे लेखक को बहुत गुस्सा आता है कि आप सोच सकते हैं कि किसी स्टूडेंट के पिताजी कभी भी क्लासरूम में बैठेंगे तो किसी टीचर को किस तरह से फीलिंग आएगी, और वो भी छोड़ने आना और लेने आने के लिए पेरेंट्स तो आते ही हैं, बट लेक्चर्स अटेंड करने के लिए किसी के पेरेंट्स नहीं आते। तो ये पहली बार था और ये सुनकर यहां पर लेखक को गुस्सा आ जाता है। मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो मान्य। लेखक जानबूझकर हंसते हुए बोलते हैं मान्य, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, मान्य करता हूं। तुझ्या अटी एकदम मान्य, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तुम्हारी जिद को मैं एक्सेप्ट करता हूं, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागते। ठीक है मैं तुम्हारी अट यानी कि कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूं, पर इस चीज के लिए तुम्हें महीने में 50 रुपीज ये फीस देनी होगी। इतने पर शिरीष कहता है कबूल, यानी कि ठीक है मैं आपको 50 रुपीज पर मंथ पे कर दूंगा, उद्यापासून मी येतो, तो कल से मैं आऊंगा। और फिर से वो याद दिलाता है माझ्या बरोबर वडील पण येतील बरं का, तो बोलता है हाँ मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे, चलेगा ना। असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला। तो इस तरह से बोलकर लेखक के आश्चर्यचकित चेहरे की ओर न देखते हुए शिरीष फटाफट निकल गया। दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला। नेक्स्ट डे वो एकदम करेक्ट टाइम पर क्लास के लिए पहुंच जाता है। त्याच्याबरोबर एक वयस्क यानी कि अडल्ट आणि भारदस्त गृह वेल बिल्ड या कह सकते हैं हेल्दी, एक हेल्दी पर्सन होता है, मतलब एक अडल्ट बड़ा एजेड और बहुत ही हेल्दी एक पर्सन होता है उसके साथ में। हे माझे गुरुजी, और वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराता है। पिताजी को कहता है ये मेरे गुरुजी हैं, और पिताजी यानी कि नाना हे माझे वडील, तो यानी कि अपने पिताजी को टीचर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि ये मेरे वडील है, और वो अपने पिताजी को नाना इस प्रकार बुलाता है। आमचे नमस्कार झाले, तो इस तरह से इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाता है। एक अक्षर न बोलता नाना कुर्सीवर बसले, और शिरीष के पिताजी कुछ भी नहीं बोलते हैं और कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। मी पण न बोलता वॉयलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले। फिर लेखक भी बिना कुछ बोले वॉयलिन निकालते हैं और शिरीष के हाथ में दे देते हैं। त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझ्या त्यांचा बद्दलचा ग्रह चांगला झाला। अब एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि जब भी हम कभी स्टडी के लिए जाएं तो अपने साथ अपनी जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं उनको कैरी करें। तो अब जैसे शिरीष ने अपने साथ एक नोटबुक निकाली, जिसे देखकर टीचर के मन में शिरीष को लेकर जो गलतफहमी आ गई थी अब वो हट गई। वो गलतफहमी कैसी थी कि ये ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन अब उन्हें ये अच्छा लग रहा था कि ये स्टूडेंट पढ़ाई के लिए भी यानी कि सीखने के लिए भी उतना ही आतुर है और अपने साथ सारी मटेरियल्स को कैरी करता है। तो यहां पर से स्टूडेंट के प्रति टीचर की जो फीलिंग है वो अच्छी आ गई कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वॉयलिन घेतले। तो अभी बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे जब उसका प्राथमिक माहिती यानी कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन म्यूजिक के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो दिया, वो पहला धड़ा यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हम बोल सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन देने के बाद वॉयलिन को उन्होंने हाथ में लिया। माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती। तो लेखक के स्कूल में क्या था कि जो भी स्टूडेंट आएंगे वो फर्स्ट डे खुद बजाकर, वॉयलिन बजाकर या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बजाकर दिखाएंगे, ये उनकी प्रथा थी। अब ये ऐसा क्यों था? ताकि टीचर को ये बात समझ में आ सके कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है और उसको कितनी और ज्यादा सीखने की जरूरत है, उसका मतलब लेवल कहाँ तक है, इस बात को जानने के लिए। त्या मागची हेतू एवढाच
की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजवू शकाल। तो इसके पीछे इनका हेतु यानी कि वो क्या चाहते थे, इनका उद्देश्य क्या था कि आज तक भाई तुम्हें कितना आता है, तुम्हारा लेवल क्या है, और फटाफट ये जान सके कि अगर तुमने नेटा ने यानी कि अच्छी तरह से सीखा, जिद्दी ने, नेटा ने, जिद्दी ने और नीट टिकलात, और अगर तुम रेगुलर होते हो तो तुम किस लेवल पे यानी कि इतपत वाजवू शकल, तो यहां तक आप उस लेवल तक जा सकते हो। इस चीज की कंफर्मेशन देने के लिए वो फर्स्ट टाइम स्टुडंट को खुद कहते हैं की आप पहले बजाकर दिखाओ। त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली। तो लेखक कहते हैं कि उसी वक्त त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिट मतलब उस वक्त लेखक कहते हैं कि मैंने लगभग 20 मिनट तक पिलू राग, ये एक प्रकार का राग है पिलू राग, उसकी एक धुन बजाकर दिखाई। जीवाचे कान करून नाना एकत होते। जीवाचे कान करून यानी कि नाना बहुत ज्यादा ध्यान देकर, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसे सुनाई नहीं दे रहा हो और फिर भी वो बहुत ही कान लगाकर किसी चीज को सुन रहे हो, तो उसी को कहते हैं जीवाचे कान करून नाना एकत होते। मतलब उनके पिताजी, शिरीष के पिताजी सुन रहे थे। वह शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होते। आळीपाळी बारी बारी से, एक बार शिरीष लेखक को देख रहे थे और एक बार वो अपने पिताजी को देख रहे थे, तो एक बार इधर एक बार उधर, इस तरीके से दोनों को वो देखते थे। मी व्हायलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले। लेखक व्हायलिन को नीचे रखते हैं और नाना की ओर देखते हैं। त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। लेखक कहते हैं कि शिरीष के पिताजी के चेहरे पर तृप्ति यानी कि सेटिस्फेक्शन स्पष्ट क्लियर तरीके से दिख रहा था कि वो इस म्यूजिक को सुनकर कितने सेटिस्फाइड हैं। आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले। तो इतने में शिरीष कहता है कि चलिए अब हम चलते हैं, और कह के शिरीष और उसके पिताजी दोनों उठ जाते हैं। मीच आपण होऊन विचारले। तो आगे फिर जब शिक्षक आगे बढ़कर पूछते यानी कि लेखक आगे बढ़कर पूछते हैं काय कसं काय वाटलं एकंदरित ओवरऑल, तो ये पूछते हैं कि क्या कैसा फीलिंग हुआ ओवरऑल, आज के पूरे दिन में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ऐसा उन्होंने पूछा। तो वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा शिरीष ने उत्तर दिया। मला त्याचा आगाऊ स्वभावाचा राग आला। अभी अभी हमने कहा था कि शिरीष जो है, टीचर को ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत ही आगाऊ स्वभाव का है। ये आगाऊ स्वभाव का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि लेखक ने ये क्वेश्चन की कैसा फील हुआ, ये क्वेश्चन शिरीष के पिताजी से किया था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिरीष के पिताजी ही उसका आंसर दे, बट ये आंसर शिरीष से मिला, जो कि टीचर के लिए बहुत ही ज्यादा ऐसा स्टूडेंट के प्रति एक ऐसा फीलिंग आया कि ये बच्चा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है और बिना मतलब का कहीं पर भी बोलते रहता है। तो आपण कुठं असता कामाला, बात को बदलते ही शिरीष ने पूछा कि आप कहां पर है काम के लिए। भोसकपणे शिरीष पुनः म्हणाला। शिरीष ने फिर से भोचकपणे ओवर स्मार्ट बनके, भोचकपणा बीइंग ओवर स्मार्ट बनकर शिरीष ने फिर से पूछा आप कहाँ काम करते। मला वाटलं की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील। तो लेखक कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि बीच बीच में टोकने के लिए, मध्य मध्य बीच बीच में टोकने को लेकर नाना यानी कि शिरीष के पिताजी शिरीष को दम देंगे, मतलब डांटेंगे। पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेनेच त्याच्याकडे पाहत राहिले। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि वो कौतुक यानी कि कुछ एक्साइटमेंट की नजरों से उसकी ओर देखते रहे। उसके पिताजी शिरीष को डांटने की बजाय उसकी तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे। नियमितपणे
रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली. अब नियमितपणे यानी कि डेली बेसिस पे पिता पुत्र की जोड़ी रोज आने लगी म्यूजिक को सीखने के लिए. शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो. अब शिरीष की प्रगति, प्रगति प्रोग्रेस और प्रसंगी मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो. तो और शिरीष की प्रगति को देखकर समय समय पर प्रसंगी समय समय पर मैं भी आश्चर्यचकित होता था. त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता. उसका हाथ बहुत ही हलका था क्योंकि मतलब बहुत ही फटाफट वो कैच कर रहा था. आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांत त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती. ग्रास्पिंग पॉवर, माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांत त्याची ग्रास्पिंग पॉवर फारच दांडगी स्ट्रॉन्ग. तो लेखक कहते हैं कि शिरीष जो था वो बहुत ही फटाफट चीजों को कैच करते जा रहा था और बहुत ही तेजी से म्यूजिक को सीख रहा था. नाना रोज त्याच्या बरोबर येत व एक अक्षर ही न बोलता शांत बसून राहत. और नाना जो थे वो रोज शिरीष के साथ आते थे और एक अक्षर भी न बोलते हुए शांत बैठकर रहते थे और फिर चले जाते थे. मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे. अब बार बार लेखक भी उनसे एक दो बार बात करने के लिए सोचे, मगर जब उनका रिप्लाई नहीं आया तो इन्होंने भी बात करना छोड़ दिया. हा म्हणता 3 महिने निघून गेले. तो हा करते करते 3 महिने बीत गए. आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो. अब कह रहे हैं लेखक कि 3 महीने तो हो चुके थे, सीखते सीखते 3 महीने शिरीष को पूरे हो गए और आगे के जो 3 महीने थे उसमें उनके विद्यालय का पहला प्रोग्राम होने जा रहा था. और इस प्रोग्राम में लेखक ने निश्चय किया कि मैं शिरीष को भी इसमें पार्ट लेने के लिए कार्यक्रम देने वाला हूं. शिरीष असीच प्रगति कायम राहू दे. शिरीष को कहते हैं इसी तरह से अपना प्रोग्रेस बनाए रखो. आने वाले 3 महीने में जो हमारा स्कूल का प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम में तुम्हारा भी एक पार्ट होगा. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे. ऐसा उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल के कार्यक्रम जो होने वाले हैं उसमें तुम्हारा भी एक प्रोग्राम रखने वाले हैं. हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती. तो ये सुनकर शिरीष को आनंद बहुत ही आनंद होगा ऐसी कल्पना इस तरह से इमॅजिन किया था लेखक ने. पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाची काहीही भावना दिसल्या नाहीत. लेकिन शिरीष के चेहरे पर आनंद की कोई भी भावना, कोई भी फीलिंग नहीं दिखाई दी. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला. और इतना ही नहीं, उसका चेहरा उतर गया. जबकि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन मिलने वाला ये सुनकर एक खुशी होती है, लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही हुआ शिरीष के साथ में. मी विचारले काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही. तो इस तरह से सुनकर लेखक यानी कि शिरीष के गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तुम्हें यह सुनकर बिल्कुल भी आनंद नहीं हुआ. गंभीर आवाजात ठाशिव स्वरूपात बहुत ही गंभीर आवाज में यानी कि सीरियस, बहुत ही सीरियस टोन में उन्होंने कहा. गंभीर आवाजात आणि ठासिव स्वर, बोल्ड आवाज में उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कोई खुशी नहीं है इस बात की कि तुम्हें हमारे स्कूल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन मिलने जा रहा है. उत्तर आले माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. तो रिप्लाई क्या था शिरीष का कि मुझसे भी ज्यादा मेरे पिताजी को इस बात की ज्यादा खुशी होगी. पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तन्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. और हर बार शिरीष से जो एक डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है इसे देखकर तन्हेवाईक स्ट्रेंज जो स्ट्रेंज टाइप का आंसर मिलता है, इस चीज के बारे में वो आश्चर्य करके लेखक बैठ गए.
प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्या बरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना। तो लेखक कहते हैं कि हर बार वो अपने पिताजी का नाम लेते रहता है, नाना नाना करता रहता है और नाना हर रोज उसके साथ आते हैं। इस बात का क्या रहस्य है, इस क्वेश्चन का आंसर लेखक को सापडेना, यानी कि मिल ही नहीं रहा था। याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे और इसके अलावा आणखीन और एक डाउट जो था वो लेखक के मन में ऊपर ही ऊपर आ रहा था, ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायोलिन वाजवत नसावा ही। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि उसके जब पिताजी, शिरीष के पिताजी जब उसके पास होते थे तो शिरीष मोकळ्या यानी कि फ्री माइंडेड होकर व्हायोलिन नहीं बजा पाता था। दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही, त्याचा हा पहिला खाड़ा एब्सेंटिज्म। तो सेकेंड डे, नेक्स्ट डे शिरीष आया ही नहीं और ये उसका पहला एब्सेंटिज्म था। नसेल एखाद वेळेस जमले, कभी ना कभी कोई स्टूडेंट तो एब्सेंट हो ही जाता है, कोई रीजन होता है, तो ऐसा ही टीचर ने भी सोचा कि हाँ चलो आज वो एब्सेंट हो गया है, असे मी समाधान करून घेतले। तो इस तरीके का टीचर ने अपने मन में सोच लिया कि हाँ हो गया होगा कोई रीजन, एक छुट्टी तो ली है। पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही, पर उसके बाद जो अगला दिन था उस दिन भी शिरीष नहीं आया। चौथा दिवस गेला, पांचवा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले। अब कोई इतना अच्छा स्टूडेंट, इतना ब्राइट स्टूडेंट जिसको टीचर इतना लाइक कर रहा था, उसे आने वाले 3 महीने में जो प्रोग्राम था उसमें पार्टिसिपेट करना था, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर वो स्टूडेंट 15 दिनों तक एब्सेंट हो जाता है तो टीचर को सोच तो लगी जाती है कि क्या बात हुई होगी। शिरीषचा पत्ता नव्हता। 15 दिन बीत गए थे मगर शिरीष का कोई पता नहीं था। 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला। तो 16वां दिन जब था तो वह एक आदमी आता है और एक मैसेज के साथ आता है और फी लेकर आता है। नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही। मैसेज क्या था कि नाना यानी कि शिरीष के पिताजी बीमार होने की वजह से शिरीष नहीं आ पाएगा, असे तो म्हणाला। ये मैसेज उस आदमी ने आकर लेखक को दिया। थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, त्राग्य गुस्सा, राग, थोड़े से गुस्से में मैं बोला, यानी कि लेखक कहते हैं थोड़े से गुस्से में उन्होंने कहा, नानांशी त्याला काय करायचं है। अब कोई स्टूडेंट अगर एब्सेंट होता है और रिप्लाई ये करता है स्कूल में जाकर कि मेरे पिताजी बीमार थे इसीलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर रहा हूं, तो टीचर जाहिर सी बात है गुस्सा करेंगे कि तुम्हें क्या लेना है पिताजी से, तुम तो आ सकते थे बैठने लेक्चर्स के लिए। तो नानांशी त्याला काय करायचं आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय। अब यहाँ पर कार्यक्रम इतना नजदीक आ चुका है, उसका क्या। इस तरह से उन्होंने गुस्से में पूछा। शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। शिरीष नहीं आया और उसकी राह देखकर उन्होंने कार्यक्रम को रद्द कर दिया, यानी कि कैंसल, रद्द करना, कैंसल करना। शिरीष का जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर दिया। त्याचे नाव पण काढायचे नाही। उन्होंने डिसाइड किया कि उसका नाम भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसने बिना बताए एब्सेंटिज्म किया और इसके अलावा प्रोग्राम इतना नजदीक था तो भी वो केयरलेसली घर पर बैठा रहा। असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले। तो इस तरह से लेखक ने डिसाइड किया कि मैं ना तो उसको कोई प्रोग्राम रखने वाला हूं और उसका नाम भी नहीं लेने वाला हूं, और बाकी के सभी स्टूडेंट की तैयारी शुरू कर दी। समारंभाचा दिवस उगवला, यानी कि वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था, यानी कि स्कूल के म्युझिक प्रोग्राम का दिन आ गया। आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो। पर लेखक कहते हैं कि सकाळपासून, सुबह से ही शिरीष की याद में मैं उगाचस यूं ही, मुझे पता है वो नहीं आने वाला है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी मैं बेचैन हो उठा हूं, ऐसा लेखक कहते हैं। सकाळची इतर कामे आटोपून
सुबह का सारा जो भी उनका काम था आटोपून यानी कि कंप्लीट करके मी जरा स्वस्थ बसलो, मतलब ऐसे रिलैक्स मोड में बैठे, बसतो ना बसतो तोच दारात शिरी सुबह का सारा काम करके जैसे ही मैं बैठता हूं वैसे ही दरवाजे पर क्या दिखता है, शिरीष खड़ा है, ऐसा लेखक कहते हैं। मी ताडकान उभा राहिलो व त्याच्या जवळ गेलो। तो लेखक कहते हैं मैं फटाक से खड़ा हो गया क्योंकि मैं सुबह से उसी के बारे में सोच रहा था और उसे जैसे ही देखता हूं फटाक से खड़ा हो जाता हूं और उसके पास जाता हूं। अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरैक्शन चालू है, देखते हैं। अरे तुझ्या पता तरी काय, आणि आज एकटाच कसा काय, नाना कसे नाही, बरोबर इकडची दुनिया तिकडे होईल ना। तो देखो मतलब टीचर को चिढ़ थी कि वो स्टूडेंट इतने दिन तक नहीं आया और आज प्रोग्राम के दिन वो आया है, तो उस चिढ़ में उन्होंने क्या कहा, अरे तेरा तो कुछ पता ही नहीं है और आज अकेला कैसे, नाना तेरे पिताजी ठीक ठाक नहीं है क्या, अगर अकेला आ गया इधर की दुनिया उधर नहीं हो गई क्या, ठीक है इकडची दुनिया तिकडे होईल ना, मतलब कि तुम बिना पिताजी को लिए आ गए तो तुम्हारी दुनिया तो इधर की दुनिया उधर हो जाएगी क्योंकि बिना पिताजी के तो तुम हिलते ही नहीं हो। ये इस प्रकार का स्वर एक शिक्षक का अपने स्टूडेंट के लिए गुस्से में था क्योंकि वो उनका एक फेवरेट स्टूडेंट था जिसे वो इस प्रोग्राम में लेना चाहते थे। तो आगे आंसर आता है, इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर। शिरीष कहता है सर इधर की दुनिया तो उधर हो ही चुकी है, यापुढे मी एकटाच दिसेन, अब इसके बाद मैं आपको एकटाच अकेला ही दिखने वाला हूं। माझे माझे नाना कायमचेच गेले हो सर। वो हिचकिचाता हुआ कहता है मेरे नाना अब हमेशा हमेशा के लिए गए सर, अब मैं दुनिया में अकेला ही दिखाई दूंगा, और उसी वजह से वो कहता है कि मेरी दुनिया तो इधर की उधर हो गई सर। बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना, मी खिन्नपणे हो म्हणालो। तो काफी सांत्वना के बाद, मतलब काफी देर जब वो अपने आप को संभाल पाया उसके बाद वो पूछता है सर आज हमारे स्कूल का प्रोग्राम है ना। तो सर बहुत ही खिन्नपने यानी कि बहुत ही दुखी होकर बोलते हैं हाँ आज तो है प्रोग्राम, मग मला आज कार्यक्रम दिया। तो बोलते हैं कि सर फिर मुझे आज एक प्रोग्राम दीजिए। नाही म्हणू नका सर, सर ना मत कहिएगा, एवढीच इच्छा पुरवा सर, मेरी इतनी ही इच्छा पूरी कर दीजिए। तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला। तो लेखक कहते हैं कि स्टूडेंट की इस रिक्वेस्ट को सुनकर मेरे अंदर का शिक्षक जो है वो जाग उठा। मी सौम्य आवाजात म्हणालो, तो वो बहुत ही धीमी स्वर में कहते हैं शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो, शिरीष मैं तुम्हारी भावना को पहचानता हूं, पण आज माझा नाइलाज आहे, नाइलाज आज मैं हेल्पलेस हूं। क्यों, आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे। तो लेखक कहते हैं कि आज के ये हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के परफॉर्मेंस पर ही विद्यालय यानी कि हमारे स्कूल की इब्रत, इज्जत, प्रेस्टीज अवलंबून आहे। त्यातून तुझी 2 महीने गैरहजेरी, इस पर भी तुम 2 महीने ॲब्सेंट थे, तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊं। तो बोलते तुम ही बताओ मैं तुम्हें प्रोग्राम कैसे और क्या दूं, तुम 2 महीने एब्सेंट थे और तुम्हारा मेंटल स्टेट भी सही नहीं है। अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, अगतिक प्लीडिंग मैनर, बहुत ही रिक्वेस्टिव होकर शिरीष कहता है सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, सर प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, मला आज वाजवू दे, मुझे आज वॉयलिन बजा लेने दीजिए, नंतर जन्मात हाथ लावणार नाही वॉयलिनला, फिर कभी पूरे जिंदगी मैं वॉयलिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तू पुढं जन्मभर वाजव पण आज वाजवू नको। तो फिर इतने में लेखक उत्तर देते हैं भाई तुम पूरी जिंदगी बजाओ पर आज मत बजाओ, तुझी मन स्थिति ही आज बरोबर नहीं, तुम्हारा मन स्थिति मेंटल कंडीशन भी सही आज नहीं है।
मला परवानगी दिलीत तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधारेल। तो शिरीष कहता है सर अगर आप मुझे परमिशन दे देंगे तो मेरी मन स्थिति यानी कि मेरे मेंटल कंडिशन अपने आप सुधर जाएगी। शेवटी त्याचे दुखित मन पुनः आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली। तो लेखक कहते हैं आखिर उसके दुखी मन को फिर से और ज्यादा दुखी क्यों बनाऊं, ये सोचकर विचार करून यह सोचकर मैं उसे परमिशन दे देता हूं। मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले। लेकिन लेखक कहते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम उसी का हो ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। ठरवलं डिसाइड करना। त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला। तो लेखक की परमिशन मिलते ही शिरीष जो है वो बजाने लग गया। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता। अब वो फ्लैशबैक में तो हो चुकी थी, अब यहाँ पे उन्हें परमिशन मिल गई शिरीष को बजाने की जो आज का प्रोग्राम है, और वहां पर वो एक एखाद्या मुरलेल्या वादकाप्रमाणे एक्सपर्ट म्यूजिशियन की तरह बजाने लग गया। इतके शिकला तरी कुठं याचाच मी विचार करत होतो। अब लेखक सोच रहे हैं इतना तुमने सीखा कहां पर, यही वो सोचते रह जाते। आणि त्याही पेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील। अब वो सोचते लगे कि एक न्यू स्टूडेंट इतना अच्छा इतना एक्सीलेंट बजा सकता है तो जो जुने एक्सपर्ट स्टूडेंट होंगे वो कितना अच्छा बजा लेते होंगे। असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे। तो ये सोचने लगे कि इतना जो न्यू स्टूडेंट है वो इतना बढ़िया बजा सकता है तो जो सीखे हुए पुराने एक्सपर्ट स्टूडेंट हो चुके हैं वो कितना अच्छा बजाएंगे। ये सोचकर वो ये सोचने लगे कि इसके बाद शिरीष के बाद मैं कुणाला बसवावे, कौन से स्टूडेंट को बिठाऊं जो कि शिरीष से भी बेहतर बजा सके। टाळ्याच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो। अब तक तो लेखक बस सोचे जा रहे थे फ्लैशबैक में, लेकिन जब शिरीष का प्रोग्राम खत्म हुआ और ऑडियंस की जब तालियों की गड़गड़ाहट हुई तो इस पर उस आवाज से लेखक होश में आते हैं। शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायांवर डोके ठेवले। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है पर्दा गिरता है तो शिरीष अंदर जाकर अपने टीचर के पैरों पर अपना सर नवाता है। मी त्याला उठवत विचारले और लेखक उसे उठाते हुए पूछते हैं शिरीष हा काय प्रकार आहे, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठं शिकत होतोस। तो पूछते हैं कि तुम मेरे पास न आके और कहीं सीख रहे थे क्या। डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला आंसू पोंछते हुए। शिरीष कहता है सर काय ही भलती शंका। तो बोलते सर क्या ये फालतू में आपको डाउट आ रहा है, मी तुम्हाला सर्व सविस्तार सांगतो, मैं आपको सारी बातें सविस्तार डिटेल में बताता हूं। ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले। तो वो कहता है कि सर जिस दिन आपके पास मैंने फीस और वो चिट्ठी यानी कि वो मैसेज जब पहुंचाया था उसी रात को उसके पिताजी का देहांत यानी कि वो डेथ हो जाती है। मला धक्काच बसला और इस चीज का शिरीष को बहुत शॉक लगा। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी व्हायोलिनला हात लावायचा नाही असं ठरवले। तो शिरीष कहता है जिनके लिए मैं सीख रहा था जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहे, गेल्यावर जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहे तो अब मैं किसके लिए सीखूं। तो इसीलिए मैंने वायलिन को हाथ न लगाने के लिए ठान लिया। तुम्हाला कदाचित माहित असेल किंवा नसेल ही। तो शिरीष कहता है सर आपको शायद मालूम होगा या नहीं, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते। तो कहता है सर मेरे पिताजी एक समय में
उत्कृष्ट गवई, बहुत ही अच्छे म्युझिशियन हुआ करते थे. पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला. मगर उनका एक बार बहुत ही तेज एक्सीडेंट, जबर यानी कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले और उस एक्सीडेंट में वो पूरी तरह से बहिरे यानी कि डेफ हो गए. त्यांना काहीही ऐकू येत नसे और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है. ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही काही शब्द समजत. होठ की हालचाली यानी कि लिपसिंग मूवमेंट, लिप की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट से वो कुछ शब्दों को समझ पाते हैं. बहिरेपणांच्या इतर गैरसोयींपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला. और बहिरेपन से तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही, गैरसोई यानी कि बहुत सारे कई सारे प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन साथ ही संगीत सेवा से भी वंचित हो गए वो. इस बात का नाना को धक्का यानी कि इसका शौक नाना को बहुत ज्यादा लगा था कि अब वो बहिरे हो गए हैं तो वो गा भी नहीं सकते हैं. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले. तो फाइनली नाना ने शिरीष को यानी कि शिरीष के पिताजी ने शिरीष को कुछ वाद्य कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए कहा. कोणीतरी संगीत शास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते. कोई तो संगीत शास्त्र के लिए लगातार धड़पत यानी कि उसके पीछे पड़ता रहे, संगीत की सेवा में लगा रहे. इस चीज को देखने में नाना को अमाप जिसको कोई माप नहीं सकता है उतना सुख मिलता था, सौख्य उतना ज्यादा सुख उन्हें मिलता था. म्हणूनच ते रोज माझ्या बरोबर इथे येत होते. इसीलिए वो रोज शिरीष के साथ म्यूजिक स्कूल में आया करते थे. पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते. लेकिन शिरीष के पिताजी को कुछ भी सुनाई नहीं देता था. त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा और इस बात का मुझे हर बार खेद यानी कि दुख होता था कि मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत. तो शिरीष को इस बात का दुख था कि मैं कितना भी प्रगति कितना भी प्रोग्रेस क्यों ना कर सकूं या मैं कितना भी टैलेंटेड क्यों ना बन जाऊं, कौशल्य यानी कि स्किल, कितना भी स्किल मैं अपने अंदर क्यों ना बसा लूं, मेरे नाना इसको सुन नहीं सकते. या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हते और इसी विचार की वजह से उसे नाना के सामने पूरे मन से कोई भी वाद्य बजाने में सफलता नहीं थी. ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले कि संगीत बंद. तो शिरीष कहता है कि जिस दिन मेरे पिताजी गए उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आज से मैं संगीत बंद कर दूंगा. पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्याच शेजारी बसून नक्की ऐकत आहे. तो उस वक्त उसके मन में ये ख्याल आता है कि मेरे नाना भले ही उस वक्त मेरे वादन को नहीं सुन पाए, पर आज वो मेरे साथ शेजारी यानी कि मेरे साथ बैठकर पक्का ही सुन रहे होंगे. या विचारासरसी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन बाजवायला शुरुआत केली. अब लोगों का क्या कहना है कि देखो पिताजी की डेथ हो गई फिर भी ये बच्चा वायलिन बजा रहा है, इससे कोई दुख नहीं है. तो इस बात की चिंता न करते हुए, ये जो निंदा है ये निंदा इसकी चिंता न करते हुए, इसकी तरफ लक्ष्य ध्यान न देते हुए शिरीष उसी दिन से वायलिन बजाना शुरू कर देता है. आज सकाळपर्यंत मी कुठं बाहेर पडलो नव्हतो. तो जिस दिन से उसके पिताजी की डेथ हुई थी उस दिन से लेकर आज सुबह तक मैं कहीं भी बाहर नहीं निकला हूं, ऐसा शिरीष ने कहा. 24 तास एकच उद्योग, 24 घंटा मैं एक ही काम करता था,
एकच ध्यास, और एक ही तरफ मैंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया था। मी सराव करू लागलो, मैंने इकट्ठे करने लगे सारे यादों को, सराव करू लागलो, सारी यादों को इकट्ठा कर रहा था। म्हणजेच मला भास व्हायचा कि पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत। तो जब वो सारी अपनी बैक मेमोरीज को याद कर रहा था तो उसे ऐसा भास हुआ कि आगे का सारा सुर तान जो है वो उसके पिताजी ही उसे बता रहे हैं। तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला, और तबले का ठेका, तबले पे जो रिदम बजता है वो रिदम उसके पिताजी ने ही रखा हुआ है, आणि व तंबोऱ्यांच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरतेत। और उसे ऐसा फील होने लगा कि तंबूरे के तार पर जो उंगलियां घूम रही हैं वो भी उसके पिताजी की ही हैं। आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो। तो शिरीष कहता है कि आज जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर मैं घबरा गया था, गडबडून घबरा गया था। पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यांसमोर आली। तो कहता है कि जब मैंने आंखें बंद कर ली घबराहट के मारे, तो मेरे पिताजी की मूर्ति मेरी आंखों के सामने उभर गई। ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम बजाओ, मैं सुन रहा हूं। मला जोर चढ़ला, इंतुजियास्टिक यानी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उसने एनर्जेटिक महसूस किया अपने अंदर अपने पिताजी की इस आवाज को सुनकर कि बेटा तुम बजाओ, मैं सुन रहा हूं। और इसी जोर में माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते। अब उस वक्त जब उसने अपने पिताजी को मन में याद कर लिया तो उसकी आंखों के सामने कोई प्रेक्षक यानी कि ऑडियंस नहीं थे, वहां पर थिएटर भी नहीं था, वो ऑडिटोरियम भी नहीं था, कोणी नव्हते, कोई भी नहीं था। कौन था वहां पर? होते फक्त माझे नाना, सिर्फ मेरे पिताजी थे, मी आणि सुर, और मैं और मेरा बजाया हुआ सुर। शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो। अब वहां पर शिरीष ने इतनी बातें बताकर चुप बैठ गया, और इसे सुनकर शिक्षक उसे कुछ भी नहीं बोल सके। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। पर आज के इस चैप्टर में हमने ये देखा कि पिताजी के सपोर्ट से शिरीष का आत्मविश्वास किस तरह से बढ़ा, ये हमने इस चैप्टर में देखा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।